प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का किया उद्घाटन। कहा, भारत 2036 में अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में आयोजित आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के समापन समारोह में की शिरकत। युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए किया प्रेरित। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली का घरौंडा पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। और शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सत्र भारत में आयोजित होना गौरव की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि वे ओलंपिक समिति के समक्ष देश के 140 भारतवासियों की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल भारत में आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत को इस मामले में आईओसी का समर्थन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमारी संस्कृति और जीवन शैली से गहरे जुड़े हैं। खेल हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत का हिस्सा हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन विधाओं में पारंगत होने की बातें कही गई हैं, उनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हैं। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए खेलो इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने इस अवसर पर गुजरात में भारतीय क्रिकेट टीम को हाल ही में मिली ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को समस्त देशवासियों की ओर से बधाई दी। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से करवाया गया। 10 अक्टूबर से चल रहे इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी युवाओं ने चंडीगढ़ का हेरिटेज व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखा। राज्यपाल ने आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में लड़कियों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस अवसर पर सभी युवाओं को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर शुभकामनाएं भी दी। आप लोग आत्मविश्वास लगाइए। यस, मैं ऊपर आऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ी है। जिसके पास आत्मविश्वास रहता, आप कभी भी कोई परेशानी होती है, बिरसा मुंडा को याद कीजिए, बिरसा मुंडा को याद कीजिए। और हमारे आंध्र के लोग जो भी है, अल्लूरी सीतारामराव को याद करिए। महाराष्ट्र के लोग हैं, शिवाजी को याद रखिए, शिवाजी को याद रखिए। ऐसे अपने जनजाति में जो भी देश के लिए पूरा कुर्बानी होकर हिम्मत के साथ लड़े हुए, झुके नहीं, डरे नहीं, लेकिन आत्मसमर्पित किए, वैसे जो है हमारा कोमरम भीम है तेलंगाना में।
नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ की जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने बताया कि इस आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में नक्सलवाद से प्रभावित 9 जिलों के 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें 100 युवक व 100 ही युवतियां शामिल थी। साथ ही इस कार्यक्रम में बीएसएफ व सीआरपीएफ के 20 जवान भी मौजूद थे। तिरंगा कैंपेन भी काफी एमसी के साथ कोलैबोरेशन में कर चुके हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन हमारा अभी तीसरा सत्र चालू होने वाला है। फेज 3 में करेंगे हम इसको ऑर्गेनाइज। और मैं साथ में ही बताना चाहूंगी कि यूथ क्लब का जो नेटवर्क है वो ही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए अभी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, अपने वॉलंटियर सर्विसेज दे रही हैं, वो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन से बच्चे अभी हमारे पास एज वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। महिला सशक्तिकरण को एक उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बाइक रैली आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी के तहत श्रीनगर के लाल चौक से निकली सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली यशस्विनी की सदस्य ऋतु अपने साथियों संग आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता का संदेश लेकर घरौंडा पहुंची। घरौंडा पहुंचने पर महिला जांबाजों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान देशभक्ति और लोक संस्कृति से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। साथ ही सीआरपीएफ महिला बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान डीआईजी कोमल सिंह ने बताया कि यशस्विनी बाइक अभियान में सीआरपीएफ की 50 महिला कर्मी शामिल हैं। ये 25 मोटर साइकिलों पर सवार होकर देश के 40 जिलों से गुजरते हुए 2134 किलोमीटर का सफर कर 31 अक्टूबर को अहमदाबाद के एकता नगर में पहुंचेंगी। 50 महिलाएं कार्मिक हैं हर रैली के साथ साथ, और उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ चल रहा है। इसमें महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मुख्य उद्देश्य है। और इस रैली के लिए सीआरपीएफ, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। यशस्विनी बाइक अभियान में भाग ले रही डिप्टी कमांडेंट तारा यादव और अन्य महिला सदस्यों ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए देश की आधी आबादी को उसका हक देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश का भाग्य बदलने की ताकत नारी शक्ति के पास ही है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव की हवा चल रही है। उसमें महिलाएं सभी बंधनों से मुक्त होकर समाज व जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। किया है तो जो स्थानीय लोग हैं उनका सबका हमको भरपूर प्यार मिला है, और उन्हीं के सहयोग से ये हमारी यात्रा सफल हो रही है। तो हमारा 3 उद्देश्य हैं इसके लिए। पहला तो महिला सशक्तिकरण का, दूसरा हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि नारा ये हरियाणा स्टेट से ही शुरू हुआ था, और तीसरा हमारा एकता दिवस। तो एकता दिवस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं सभी बेटियों को बोलूँगी कि वो लोग भी अपने आप में बिल्कुल शक्तिमान जैसा बने, और खूब आगे पढ़े लिखें और हमारी तरह अपना नाम रोशन करें। नहीं, लोगों का हर्षोल्लास देख के ना कोई रुकावट सामने आ ही नहीं रही है। हम लोग बड़े अच्छे से और बड़ी स्मूथली गाड़ियाँ चला कर आ रहे हैं। आम पब्लिक हमारा साथ दे रही है। नवरात्रि का पर्व भारत सहित कई अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना का ये पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग उपवास रख रहे हैं और डांडिया तथा गरबा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाएं। पीएम मोदी ने देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित स्तुति भी साझा की। शैलपुत्री देवी की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। नवरात्रि के उत्सव के दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा अर्चना करते हैं। अश्विन नवरात्र के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और हवन किया। इस अवसर पर हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक असीम गोयल और पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, भरे और अपने काम को
समाज और देश सेवा के लिए अच्छे प्रकार से कर सके। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अग्रोहा को एक विकसित स्थान बनाने की योजना सरकार ने बनाई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज अग्रसेन जयंती भी है। आज का दिन इस मायने से भी शुभ है। उन्होंने कहा कि अग्रोहा स्थान को विकसित करने की हमने पहले ही योजना बना रखी थी। हिसार एयरपोर्ट का नाम भी महाराज अग्रसेन के नाम पर रखा है। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है। सीएम ने कहा कि 100 से अधिक साइट हैं जिनकी आर्कोलॉजी विभाग ने पहचान की है। इसके लिए पैसे के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा सरकार भी इस पर खर्च करेगी। अग्रोहा अब जो है उसी लेवल पर आएगा और आज तो जो कि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब हिसार और अग्रोहा ऐसे भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो आगे फैलाव हिसार का होते होते 15-16 किलोमीटर रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल रही है। हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में जो हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे अपने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना। उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर उनकी जयंतियां ये सब बनाई हैं। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में पहले नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के लिए कलश स्थापना के साथ विशेष पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि मां शीतला के दर्शन के लिए पहले नवरात्र के दिन 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष प्रबंध किए गए। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। नवरात्र के 9 दिन विशेष पूजा का आयोजन होगा और मंदिर परिसर के बाहर मेले का भी आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 9 दिन मेडिकल कैंप की भी सुविधा मंदिर परिसर में की गई है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और प्रथम शैलपुत्री जी आज कलश स्थापन होगा और शैलपुत्री जी की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। महाशक्ति के रूप में शैलपुत्री जी की पूजा बहुत ही सुखदायी और लाभ देने वाली होती है। आज से मांगलिक नवरात्रि प्रारंभ है। देश विदेश से मैं समझता हूँ कि हर जगह से हमारे सनातन हिंदू धर्मावलंबी माँ के मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी भक्तों का मेला तांता लगा हुआ है। दूर दराज से भक्त लोग आते हैं अपनी झोलियां भरने के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगने के लिए। ये मेला हमारा 9 दिन चलेगा। देखिए आज लमसम 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, क्योंकि इतने हर बार नवरात्रि में हो जाते हैं। और जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, व्यवस्था तो आपको चारों तरफ से पुलिस की प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई है। आगे पानी की व्यवस्था करी गई है और आगे चलेंगे तो मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था करी गई है। तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई है। और आप सुंदरता में देख रहे हैं माता की सजावट हुई है। आगे रात में लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है, जो अभी तो दिन में तो नहीं दिखाई पड़ता, पर रात में बड़ा सुंदर मंदिर दिखाई देता है। चारों तरफ से लाइटों की व्यवस्था करी गई है। यहाँ आगे पूजा पाठ की व्यवस्था करी गई है। वहाँ पर विशेष पूजन हो रहा है, माता की कलश स्थापना करी गई है, माता के दुर्गा पाठ हो रहे हैं। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रामेश्वरम के छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक डॉक्टर कलाम के जीवन की कहानियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान की सराहना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कलाम को उनके विनम्र व्यवहार और असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण वे हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। इजरायल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इससे पहले 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी आज सुबह दिल्ली पहुंची थी।
केंद्रीय मंत्रियों वीके सिंह और कौशल किशोर ने तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर उनका स्वागत किया। 18,000 भारतीयों को इजरायल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बाद लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इजरायल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहा है, साथ ही सूचना और सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारतीय नागरिक विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1800118797 पर संपर्क कर सकते हैं और ईमेल situationroom@mea.in के जरिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला के शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके तुरंत निपटान के आदेश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई लोगों की पेंशन सहित कई जरूरी सर्टिफिकेट बनवाकर उनको प्रदान किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वे ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आमजन को दी जा रही सुविधाओं का विरोध करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज घर बैठे ही लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले 26 अक्टूबर को, आज 15 है, सिर्फ 10 दिन के बाद 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो 9 सालों में काम का अगर विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके प्रमुख नेता नहीं आए हैं, कोई नहीं तो बताते, मेरे हिसाब से हर इलाके में जो काम हमारे पास आया है, जिसने भी कोई हमको फरियाद लगाई है, दिया है, कोई काम छोड़ा नहीं है। हाँ, बहुत बड़े काम तो बजट के कारण से छूट सकते हैं, छोटे काम नहीं छूटते हैं। और हमने जितने भी काम हैं, अगर सबका हिसाब लगाएं तो पिछली जो 10 साल पहले की सरकार 10 साल तक वो चली थी, हमने 9 सालों में उनसे डबल काम कराया, कम नहीं कराया। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार में ऊपर से अगर 100 पैसे भेजा जाता है तो किसी भी खाते में 100 के 100 पहुंचते हैं, विकास में 100 के 100 लगते हैं, कहीं बीच में रखा नहीं जाता, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने बताया कि विद्यालयों के 7,400 क्लासरूम में से 4,035 स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं। बचे हुए क्लासरूम्स को इसी वर्ष में स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि हर विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन विद्यालयों में शिक्षण के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। स्कूल के पूरे भवन को ही सहायक सामग्री में बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत हम प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में 4 विश्वविद्यालयों भगत फूल सिंह कन्या विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिले किए गए हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा, उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आह्वान किया कि बच्चा जिस क्षेत्र में निपुण है उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आगे चलकर बच्चा क्या बने इसका निर्णय उसे स्वयं लेने दें, उसका कैरियर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। सीएम ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनके लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है। इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 65% विद्यार्थी गरीब परिवारों के हैं। हमने ऐसे परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा दिलवाने के लिए चिराग योजना चलाई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों का दाखिला कक्षा 2 से 12वीं तक करवाया जाता है। इन बच्चों की फीस सरकार भरती है। नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं
और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है, और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज मसाना में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सांझी उत्सव की कल शुरुआत हुई। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा और विरासत हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 150 महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने अपनी सांझी का प्रदर्शन किया। विरासत सांझी उत्सव के संयोजक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने बताया कि इस राज्य स्तरीय सांझी उत्सव में प्रथम पुरस्कार 51,000, दूसरा 31,000, तीसरा 21,000 के अलावा भी कई पुरस्कार रखे गए हैं। और समता विश्व की सबसे बड़ी सांझी 21 फुट की सांझी भी यहाँ पर लगाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि महिलाओं का पूरा हुजूम सांझी लगाने के लिए उमड़ पड़ा है और विरासत हेरिटेज विलेज की तरफ से लोक कला सांझी को बचाने का ये प्रयास है। और दूसरा पुरस्कार 31,000 का है, तीसरा हमारा पुरस्कार 21,000 का है। इस प्रकार हमने 1,35,000 रुपए के पुरस्कार लोक कला सांझी को बचाने के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही महिलाओं ने बताया कि हरियाणा में सांझी माई की देवी के रूप में मान्यता रही है। यह हमारी प्राचीन परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आधुनिक युग में सांझी को भूल रहे हैं, जबकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इस उत्सव का आयोजन हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहने और उस पर गर्व करने का एक बड़ा प्रयास है। मिट्टी से बनाई गई है, यह काली और चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। इसे हम जोड़ से भी लेके आते हैं। इसमें हम छोटे छोटे स्टार बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, कंठी बनाते हैं और तगड़ी बनाते हैं। पैर, हाथ, सूरज, चांद, तोते सभी जितने भी सांझी माता के आभूषण होते हैं वो सारे हम बनाते हैं। मैंने सांझी बनाई है, इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इससे मैंने सांझी माता की ड्रेस और इसके गहने और ये चिड़ियाँ, तिकड़ियाँ, तोता वगैरह आदि सब चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। ये हमारे कल्चर है, जिसे हमारे बच्चों को इससे जानकारी मिलेगी कि हमारे हरियाणा में क्या कल्चर था। ये हमारे कल्चर को बढ़ाने के लिए सांझी प्रतियोगिता बहुत अच्छा काम किया गया है, जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। ये हम 15 दिन में अपने घर में तैयार करते हैं, फिर इसको तैयार कर रंगा जाता है, फिर इसे बनाया जाता है और फिर ऐसे प्रतियोगिता में सजाकर इसकी पूजा की जाती है। हिसार अनाज मंडी में बिक्री के लिए मूंगफली की आवक शुरू हो गई है। राजस्थान के किसान हिसार अनाज मंडी में मूंगफली की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मूंगफली की खरीद 5,000 से लेकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। मंडी में ग्राहकों द्वारा किसानों से सीधे मूंगफली की खरीद की जा रही है। राजस्थान से आए किसानों ने बताया कि उन्हें मूंगफली का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है। मंडी में किसानों के लिए साफ सफाई, खाने व ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि वे हर साल हिसार अनाज मंडी में मूंगफली लेकर पहुंचते हैं। इस बार बारिश कम होने के कारण मूंगफली के उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ा है। अच्छी क्वालिटी का माल हो, सूखा माल हो, सफ़ेद माल हो तो यहाँ लेके हैं, अच्छे भाव मिलते हैं। मैं तो 5-6 साल से आ रहा हूँ, लगातार अच्छे भाव मिल रहे हैं और रहने की और खाने पीने की सब यहाँ पर व्यवस्था है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वैसे मंडी का माहौल देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हर प्रकार की सुविधा यहाँ मिलती है। मिलती है वो टाइम पर निकाल के और सही उसको सुखा के और सही लेके आए। ठीक मतलब उचित व्यवस्था से रहने की और खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं। बाकी सब ठीक है सर, मंडी का माल ठीक लगा।
अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया कि अभी तक मंडी में 10,000 क्विंटल के लगभग मूंगफली की आवक हो चुकी है। हिसार अनाज मंडी से मूंगफली दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ भेजी जा रही है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि मूंगफली की फसल सुखाकर व सफाई कर के मंडी में लेकर आएं ताकि उन्हें अच्छा भाव मिल सके। तकरीबन राजस्थान से आ रही है जी, कोई 5-4% हरियाणा की है जी, बाकी की राजस्थान की है। व्यवस्था ठीक है जी, लैट्रिन बाथरूम की है, पानी की है, प्याऊ की है, यहाँ रहने की जगह ठीक है, जमींदार संतुष्ट है। इस थोड़ा गिला आ रहा है माल, वो सूख जाएगा, ताज़ा निकाल के ले आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, माल बढ़िया है जी। यहाँ पंजाब जा रही है जी, चंडीगढ़ जा रही है, दिल्ली जा रही है, यूपी जा रही है। मूंगफली आए हमारे लगभग 15 दिन हो गए हैं, आवक शुरू हुए मंडी के अंदर। लगभग 10,000 क्विंटल मूंगफली आ चुकी है मंडी के अंदर। और क्रॉप ये हर साल ही आती है, इस बार थोड़ा उत्पादन कम हुआ है, बारिश कम होने की वजह से किसानों की फसल कुछ कम हुई है। और किसान ये अपने राजस्थान जो सीमावर्ती किसान है, हरियाणा सीमा से लगे हुए, वही किसान लेके आते हैं और ये काफ़ी सालों से इनका व्यवहार है, किसानों का लेके आ रहे हैं। कमेटी की तरफ से भी पानी की और की सुविधाएँ हैं, बाकी व्यापारियों ने भी कर रखी है, सभी ने, सभी संतुष्ट है, व्यापारी भी संतुष्ट है, किसान भी लगभग संतुष्ट ही है। चरखी दादरी के गांव खेड़ी बुरा के स्कूल के सभी कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल में ओपन जिम, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आरओ पीने का पानी सहित डिजिटल स्क्रीन और पूरे कैंपस में वाईफाई की सुविधा दी गई है। राजकीय उच्च विद्यालय में कक्षा 6 से 10वीं तक सभी कक्षाओं में एसी भी लगाए गए हैं। स्कूल के हेडमास्टर विकास कुमार ने बताया कि स्कूल में मॉडर्न सुविधाएं देने में सरकार के साथ साथ जेबीटी शिक्षक राजेश का भी अहम योगदान है। राजेश ने अपने पिता मुंशीराम के स्वर्गवास होने के बाद उनकी पूरी पेंशन स्कूल में लगाने का निर्णय लिया और उनके प्रयासों से आज ये सरकारी स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। विकास कुमार ने बताया कि स्कूल को सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए नंबर 1 स्थान दिया गया है। श्री राजेश मास्टर जी तो पिछले 12 वर्षों से लगातार अपने पिताजी को मिलने वाली जो भी पेंशन है, उस सारी पेंशन का प्रयोग विद्यालय में करते हैं। उन्हीं के द्वारा ही प्रथम वातानुकूलित विद्यालय बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी सुख सुविधाओं का भी मास्टर जी की तरफ से पूरा ध्यान रखा जाता है और हमें इतना अच्छा माहौल बन गया है विद्यालय का कि आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे ज़्यादा सुविधाएं हमारे विद्यालय में हैं। शिक्षक राजेश ने बताया कि वह मानकावास के राजकीय स्कूल में जेबीटी शिक्षक हैं। उनके पिता मुंशीराम आर्मी में थे और उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद अपने पिता की पेंशन गांव के सरकारी स्कूल में लगाने का निर्णय लिया। वह हर वर्ष अपने पिता की पुण्यतिथि पर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर स्कूल में पेंशन की सारी पूंजी लगाते हैं। साथ ही सरकार व अपने स्वयं के खर्च से स्कूल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 5100, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 2100 रुपये की राशि देकर प्रोत्साहित करता हूं पिछले 12 साल से लगभग। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि मेरे पिताजी पहले आर्मी में थे, उसके बाद बैंक में, सेंट्रल बैंक में थे। उनके देहांत के बाद उनकी जो पेंशन राशि थी उसके बारे में हमने घर पे बैठ के विचार विमर्श किया। सभी पहलुओं पे ध्यान रख के फिर हमारे ध्यान में यही सबसे अच्छा विकल्प आया कि इस राशि को स्कूल के बच्चों में, जो गरीब घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें इस राशि का प्रयोग किया जाए। सोनीपत की मुद्रा रहेजा ने एचसीएस की परीक्षा में 6ठा रैंक हासिल किया है। मुद्रा रहेजा ने बिना कोचिंग और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य को साधने में कामयाबी हासिल की है। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए त्याग निर्धारित करके लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। दृढ़ संकल्प से बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी सर। तो सर स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं बहुत आइसोलेटेड होकर तैयारी कर रही थी। सोशल मीडिया से तो सर मैंने वैसे ही कट ऑफ कर दिया था।
तो सर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो तब मैंने पीयर ग्रुप में स्टडी की, ग्रुप डिस्कशन किया, सबसे एक दूसरे से सीखा, अपनी कमियों को एनालाइज़ किया और सर हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया एज अ ग्रुप स्टडी। और सर मैं सुबह जब पढ़ने जाती थी तो सर पूरे दिन नियरली 10 आवर्स तक सर हो जाता था रूटीन। बड़ों का सपोर्ट है सर, मेरे दादाजी का सपोर्ट है और पूरी फैमिली का सपोर्ट है, टीचर्स, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप सबका सपोर्ट है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी सर मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मुद्रा के पिता राजेश रहेजा व माता ममता रहेजा बेटी की उपलब्धि पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। की मेहनत, उसकी लगन के आगे मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, स्पीचलेस हो गई हूँ। बट जब ये सुबह से उठती थी, जब पढ़ने लगती थी, सबसे बड़ा जो त्याग कहते हैं ना, त्याग करता है। इसने सारे परिवार से, सोशल मीडिया से, इवन देन अपने अच्छे वाले आउटफिट सब कुछ कॉलेज के बाद त्याग करके एक तरफ कर दिया था। उस त्याग का नतीजा है कि आज ये बच्ची ने हम सबको इतना प्राउड मूवमेंट दिया है ना, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है किसी चीज़ से। ऑल ओवर देखा जाए तो इसका सुबह किस टाइम होती है, रात किस टाइम होती है, कुछ पता नहीं है। 10-12 घंटे तो इसका नॉर्मल थे ही थे। और उसके बाद जब एग्ज़ाम डेज आते थे, उसके बाद तो हम कहते रहते थे, इवन देन इसके दादाजी इतने बुजुर्ग हैं, वो कहते बेटा अब सो जा, अब सो जा, थोड़ी देर सो जा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।